आपके जाने के बाद या आपके गुजर जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा। आपके पेरेंट्स हो गए, आपकी बीवी हो गई और आपके बच्चे हो गए, इनमें उनका स्पेसिफिक परसेंटेज डिसाइडेड है। यानी कि जो मेल है उसके पास हमेशा फीमेल के कंपैरिजन में ट्वाइस जाने वाला है। तो उस केस में आपकी प्रॉपर्टी जाती है आपके एक्सटेंडेड रिलेटिव है कि नॉन मुस्लिम्स के लिए शरिया लॉ एप्लीकेबल होगा कि नहीं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दुबई के अंदर जो प्रॉपर्टी खरीदने के बाद जो शरिया लॉ एप्लीकेबल होता है। दुबई ही नहीं, ये पूरे यूएई के अंदर या पूरी जीसीसी कंट्रीज हैं, इनके अंदर एप्लीकेबल होता है शरिया लॉ, जो जनरली मुस्लिम रीजन में एप्लीकेबल था पहले। अभी यहाँ पर ग्लोबल इन्फ्लुएंस बढ़ा है तो अब बाहर के लोगों ने भी आना स्टार्ट किया है। तो जो शरिया लॉ है वो सबके लिए सेम है यहाँ की गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो शरिया लॉ के बारे में ही हम बात करने वाले हैं। आपके जाने के बाद या आपके गुजर जाने के बाद आपकी प्रॉपर्टी का वारिस कौन होगा या किसके पास कितना परसेंट शेयर जाएगा अगर आपके पास कोई विल नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर आप एक मेल इन्वेस्टर हैं, आपकी बीवी हैं और आपके बच्चे हैं, तो जनरली जो आपका जो शेयर है, वैसे इंडिया में क्या होता है कि आपका शेयर जनरली आपकी बीवी के पास चला जाता है या फिर सारा शेयर आपके बच्चों के पास चला जाता है। वो म्यूचुअली डिसाइड करते हैं किसको कितना परसेंटेज रखना है। जनरली हाफ हाफ ही होता है। लेकिन शरिया लॉ क्या करता है कि आपके जितने भी वारिस हैं, आपके पेरेंट्स हो गए, आपकी बीवी हो गई और आपके बच्चे हो गए, इनमें उनका स्पेसिफिक परसेंटेज डिसाइडेड है। जनरल स्पेसिफिक परसेंटेज की बात करूँ तो आपकी बीवी और आपके बच्चे हैं तो आपकी बीवी को आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 1/8 जाएगा। यानी कि अगर मैं 100% में से अगर इसको मैं परसेंटेज में काउंट करूं तो केवल 12.5% आपकी बीवी के पास जाएगा और उसके बाद जो बचा कुचा परसेंटेज है वो आपके बच्चों में डिवाइडेड होगा। बच्चों में भी अब टू बी ऑनेस्ट शरिया लॉ में मेल डोमिनेंस को आगे रखा गया है, चाहे वो बच्चे हों चाहे वो पेरेंट्स हों। तो बच्चे और पेरेंट्स में जो डिवाइड होगा तो उसमें जो फादर हैं तो वो भी मेल हैं और बच्चों में अगर आपका बेटा है तो वो भी मेल, तो मेल के पास 2x जाएगा फीमेल के कंपैरिजन में। तो हम मैं ऐसे ही इस वीडियो में कुछ एग्जांपल्स रहेंगे कि किस किस केस में किसके कितने बच्चे हैं या क्या, उस एग्जांपल्स के जरिए मैं आपको समझाऊंगा कि कितना परसेंटेज ऑफ अमाउंट किसके पास जाएगा। तो कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं। तो सबसे पहले एग्जांपल की हम बात कर लेते हैं। अगर हस्बैंड गुजर जाते हैं तो उसके बाद उनकी वाइफ है और उनके बच्चे हैं उनके पीछे, उनके पेरेंट्स नहीं है, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में जैसा कि मैंने आपको बताया, वाइफ के पास 1/8 यानी कि 12.5% जाएगा। उसके बाद जो बचा हुआ अमाउंट है वो आपके बच्चों में डिवाइड होगा। अब बच्चों में केस में आ जाते हैं, तो अगर आपका पास दोनों बेटे हैं तो उनमें हाफ हाफ डिवाइड होगा, दोनों बेटियां हैं तो भी उनमें हाफ हाफ डिवाइड होगा। लेकिन अगर बेटा और बेटी है तो अगर बेटे के पास जाएगा, अगर हम उस बचे हुए बैलेंस को 3 हाफ्स में डिवाइड करते हैं तो वो 1 हाफ जाएगा बेटी के पास और बचा का जो 2x जो है वो जाएगा बेटे के पास। यानी कि जो मेल है उसके पास हमेशा फीमेल के कंपैरिजन में ट्वाइस जाने वाला है। अब अगला केस में आ जाते हैं कि आप एक फीमेल इन्वेस्टर हैं और आपके पति हैं और आपके बच्चे हैं और आपकी डेथ हो जाती है। तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में आपके पति के पास, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेल डोमिनेंस यहाँ ज़्यादा रहता है, तो आपके पति के पास जाएगा 1/4 यानी कि 25%। और बचा कुचा जो 75% है वो आपके बच्चों में डिवाइड होगा। सेम वे मैंने आपको बता दिया, बच्चों का केस अब सेम ही रहेगा। बस यहाँ पर अगर आपके एज अ फीमेल इन्वेस्टर आपके पति के पास ज़्यादा शेयर जा रहा है और आपके बच्चों के पास कम जा रहा है। अब तीसरे केस पे आ जाते हैं। आप एक मेल इन्वेस्टर हैं, आपकी बीवी है और आपके पेरेंट्स हैं, आपका कोई भी बच्चा नहीं है। तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में आपकी वाइफ के पास 1/4 जाएगा। जी हाँ, अगर आपकी बीवी आपके बच्चे नहीं है तो आपकी वाइफ के पास 1/4 जाएगा। अगर बच्चे हैं तो 1/8 जाता है। 1/4 यानी कि 25% आपकी वाइफ के पास जाएगा और बचा हुआ जो 75% है वो आपके पेरेंट्स में डिवाइड होगा। पेरेंट्स में अगर मैं बात करूं तो सेम वे, फादर मेल और मदर फीमेल, तो वहां 2x जाएगा फादर के पास और 1x जाएगा मदर के पास। अब अगले केस की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप एक मेल इन्वेस्टर हैं और आपके सिर्फ पेरेंट्स हैं, आपकी शादी नहीं हुई है, आपके सिर्फ पेरेंट्स हैं, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में भी सेम वे में 2/3 जाएगा आपके फादर के पास और 1/3 जाएगा आपकी मदर के पास। सेम वे 1x 2x वाला फॉर्मूला यहाँ पर भी एप्लीकेबल है मेल डोमिनेंस जो मैंने जैसा कि मैंने आपको बताया। अब आ जाते हैं सबसे मेजर कॉस्ट पे, जो कि हमारी इंडियन फैमिलीज में जनरली होता है कि आप एक इन्वेस्टर हैं, आप एक मेल इन्वेस्टर हैं, आपकी बीवी हैं, आपके पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे हैं। तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में सेम वे आपकी बीवी के पास जाएगा 1/8 और उसके बाद आपके पेरेंट्स में जाएगा 1/6 मदर फादर। इस केस में दोनों के पास सिमिलर जाने वाला है क्योंकि आपके बच्चे हैं तो वहाँ पर भी उस शेयर को जाना है। तो वहाँ इस केस में यहाँ पर इस रखा गया है 1/6 इक्वली अमंग्स द पेरेंट्स। अगर मैं परसेंटेज में बात करूँ तो आपकी वाइफ के पास जाएगा 12.5% और मदर और फादर के पास सेम 16 to 17% अराउंड रहेगा। मैं आपको राउंड फिगर में बता रहा हूँ, एग्जैक्ट अगर 16 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन अगर आप इसको 17% रफली लेके चल सकते हैं तो 17% ईच उनके पास जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ के जो बचा कुचा रिमेनिंग अमाउंट है वो आपके बच्चों में डिवाइड होगा। लाइकवाइज अगर बच्चा बेटा और बेटी है तो फिर 2x 1x वाला फॉर्मूला, अगर दोनों सेम जेंडर है तो इक्वल। अब एक एक्सेप्शन केस पे आ जाते हैं कि आप
अकेले हैं, ना आपके पेरेंट्स हैं, ना आपकी बीवी है और ना आपके पास कोई आपका ब्लड रिलेटिव यानी कोई बच्चा है, तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में आपकी प्रॉपर्टी जाती है आपके एक्सटेंडेड रिलेटिव्स के पास। तो एक्सटेंडेड रिलेटिव्स कौन होते हैं? अगर आपका भाई और आपका अंकल है तो उनमें भाई को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी और अंकल को लेस प्रायोरिटी दी जाएगी। अगर आपका भाई नहीं है तो उसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी अंकल को। तो उस केस में आपका वारिस हो जाते हैं ऑटोमेटिकली आपका भाई या आपका अंकल। अब ये जो मैंने आपको सारे केस बताए ये ऑटोमेटिकली मुस्लिम्स पर अप्लाई होते हैं और यही शरिया लॉ का एक बेसिक कंप्लाइंट है कि शरिया लॉ में ये बेसिक रूल्स होते हैं। आप एग्जाम्पल टू एग्जाम्पल, केस टू केस इसको डिफर कर सकते हैं और ये जनरली एप्लीकेबल होता है मुस्लिम्स पे। दुबई के अंदर कोई भी प्रॉपर्टी है मुस्लिम्स के लिए ऑटोमेटिकली शरिया लॉ अप्लाई हो जाता है। अब केस आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट केस है, वो है कि नॉन मुस्लिम्स के लिए शरिया लॉ एप्लीकेबल होगा कि नहीं। जी हाँ, अगर आपके पास कोई भी विल रजिस्टर्ड नहीं है तो ऑटोमेटिकली आप भी शरिया लॉ के अंडर फॉल हो जाते हैं अगर आपने यूएई, दुबई, अबू धाबी या कहीं पे भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया हुआ है तो। और बिल्कुल वही शरिया लॉ जैसा सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन एप्लीकेबल होता है आपके फैमिली मेंबर्स पे। और इस केस में अगर आपकी बीवी, बच्चे या पेरेंट्स नहीं है तो उस केस में आपके एक्सटेंडेड ब्लड रिलेटिव्स जो हैं वो भी एंट्री ले सकते हैं। तो इसलिए एडवाइजेबल है कि आप हमेशा यहाँ अपनी प्रॉपर्टी खरीदने के बाद अपना विल ज़रूर बनवाएं। थोड़ा सा खर्चा आएगा, अगर मैं बात करूँ खर्चे की तो लगभग 10,000 दिरहम के आसपास का खर्चा आएगा, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी और आपके फैमिली मेम्बर जिसको आप अपना परसेंटेज देना चाहते हैं उनके लिए वो प्रॉपर्टी सिक्योर्ड रहेगी। ना वो गवर्नमेंट के पास जाएगी और ना ही किसी आपके ब्लड रिलेटिव के पास जाएगी, ना ही वो क्लेम कर पाएंगे। तो इसलिए ये एडवाइजेबल है कि जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं, एज लॉन्ग एज आपके पास प्रॉपर्टी का कूद आ जाता है तो उसके तुरंत बाद आप अपनी विल के लिए अप्लाई कर दें एक अच्छे लॉयर के साथ। अब बात आती है कि दुबई में विल बनती कैसे है। तो दुबई में विल बनती है दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल कोर्ट्स, DIFC कोर्ट्स उन्हें बोलते हैं। उनके थ्रू आप दुबई के अंदर अपनी विल रजिस्टर करा सकते हैं। तो जैसे ही आप अपनी विल रजिस्टर कराते हैं दुबई कोर्ट्स के अंदर, तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है उस पर शरिया लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। जो भी आप उस विल में जिसके लिए भी छोड़ के जाना चाहते हैं वो उसको ही मिलेगा और उसमें कोई भी शरिया लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। अब बात आती है कि क्या मुस्लिम इन्वेस्टर्स भी एक विल रजिस्टर कर सकते हैं? तो उसका आंसर है हाँ, बट उसकी भी एक स्पेसिफाइड लिमिट है। अगर मैं बात करूं, अगर सपोज करिए किसी के पास प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है लगभग 9 लाख दिरहम का, तो अगर हम उसको 3 से डिवाइड करते हैं, 1/3 करते हैं उसका, तो 3 लाख दिरहम, सिर्फ 3 लाख दिरहम ही परमिसिबल लिमिट, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी वैल्यू का 1/3 ही परमिसिबल है एज अ मुस्लिम आपको, कि आप उसको अपने फ्रेंड या किसी भी चैरिटी के लिए डोनेट कर सकते हैं अपने विल के अंदर। बाकी बचा हुआ जो 2/3 अमाउंट है वो आपके शरिया लॉ के अंदर ही आएगा और आपकी फैमिली जिस तरीके की भी होगी वो उनको उसी तरीके से उसका शेयर जाएगा। तो एज अ मुस्लिम आप बिल्कुल ऑटोमेटिकली शरिया लॉ के अंडर आ जाते हैं। बस आपके लिए एक्सेप्शन सिर्फ इतना है कि आप अपने 1/3 ऑफ द प्रॉपर्टी वैल्यू के लिए ही अपनी विल रजिस्टर करा सकते हैं, उसके अलावा आप यहाँ कोई भी विल रजिस्टर नहीं करा सकते हैं। अगर कोई मुस्लिम है तो वो अपनी वाइफ को 100% अमाउंट डेफिनेटली नहीं दे सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, सिर्फ 1/3 अमाउंट को ही आप जिसको भी देना चाहें उसके लिए स्पेसिफिकली कर सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन और आता है कि जो भी आपका वारिस है अगर वो वॉलंटरली अपने शेयर को डिवाइड करना चाहता है किसी के साथ, फॉर एग्जांपल आपका बेटा है और आपकी बेटी है, तो आपके बेटे के पास जो 2x जा रहा है, अगर वो चाहता है कि मैं अपनी बहन के साथ बराबर बांटना चाहता हूँ तो वो बराबर बांट सकता है, लेकिन उसमें वो वॉलंटियर होना चाहिए, कोई फोर्सफुली या कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग वो एप्लीकेबल नहीं है। तो ये सब कुछ था जो शरिया लॉ के बारे में मैंने आपको बताया, जो कुछ कॉमन क्वेश्चन थे जो जनरली मेरे से लोग पूछते हैं। इसके अलावा भी आपके पास कोई सवाल है जो मेरे से पूछना चाहते हैं या मेरे साथ जो एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं उनसे आप पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर मुझे कनेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपके दुबई की इन्वेस्टमेंट जर्नी और आपकी इन्वेस्टमेंट को हम कैसे प्लान कर सकते हैं, कैसे हम विल के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन से कोर्स में हमें जाना पड़ेगा, क्या आपको दुबई आने की ज़रूरत है या नहीं है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। आप मुझे नीचे दिए गए व्हाट्सएप लिंक पर कनेक्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। आपका एक लाइक मुझे और मोटिवेट करता है ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर देना दुबई रियल्टर देवेंद्र के चैनल को। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।